Hello everyone and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. So let's crack JEE. So before starting, let me introduce myself. I'm Rahul Yadav and I've done my BTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar and I passed out in the year 2018. And since then, I'm teaching JEE aspirants like you in one of the leading institutes of our country. So before we begin, let me tell you something about Unacademy. First of all, Unacademy is India's largest online learning platform. और अगर आप Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्सेस मिलता है अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का इंडिया के बेस्ट टीचर्स से। और आपको फायदे बता दूं अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन के, तो सबसे पहले आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस में आपको एकदम बेटर देन ऑफलाइन टीचिंग का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जहां पे आप अपने टीचर से चैट कर पाएंगे, उनसे अपने डाउट्स डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है, उनसे उन्हें आंसर कर पाएंगे जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर वो पोल्स अगर रेज करते हैं। और बेसिकली ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि कई बार बच्चों को शर्म आती है या फिर आपको शर्म आती होगी, आप सोचते होंगे कि दोस्त क्या सोचेंगे या टीचर क्या सोचेंगे डाउट पूछने में। बट बेसिकली यहाँ पे आप प्राइवेटली अपने टीचर से जो भी अपने डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप घर पे अकेले बैठे होंगे और पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास रेगुलर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा रेगुलर बेसिस पे लाइव टेस्ट और क्विजेस। देखिए, प्रिपरेशन आप जितनी भी कर लें, लेकिन जब तक अपने आप को पता नहीं चलता कि हम इतनी भीड़ में कहां स्टैंड करते हैं, तब तक हम कुछ गेस नहीं कर सकते कि अपनी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। तो बेसिकली लाइव टेस्ट और क्विजेस से आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर पाएंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को एनालाइज कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि कौन से जो टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा काम करना चाहिए और कौन से टॉपिक्स जो है आपके स्ट्रांग है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। तो अनअकैडमी पे जो अपना कोर्स है वो इतना वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर है कि एक से एक लिंक बाय लिंक टॉपिक्स हम चलाते जाते हैं। मींस आपको कोई भी टॉपिक में ऐसा फील नहीं होगा कि इसके लिए हमें इस दूसरे टॉपिक की रिक्वायरमेंट थी या ये दूसरा टॉपिक हमें पहले नहीं पढ़ाया गया तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली इतना वेल मैनर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड पूरा का पूरा कोर्स है कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इंजीनियरिंग के कोई भी एग्जाम के लिए या फिर इंडिया में कोई भी किसी भी टाइप के एग्जाम के लिए बैठ जाइए, सारे के सारे कोर्सेज अनअकैडमी के बहुत ही ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। एंड लास्टली, जो सबसे बहुत ज्यादा शानदार बात है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो केवल एक ही टीचर या फिर पर्टिकुलर कुछ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, आप जिस टीचर से पढ़ना चाहें, जिस टीचर्स के लेक्चर्स आप देखना चाहें और कितनी बार देखना चाहें और कब देखना चाहें। तो बेटर देन ऑफलाइन कोचिंग का आपको जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे मिलने वाला है। तो वेट मत करिए, फोन उठाइए और डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सब्सक्राइब करिए। तो बेसिकली सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो अगर 12 मंथ्स के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है फॉर IIT JEE 30,000। बट अगर आप कोड यूज करेंगे RYD1 तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जो आपकी इफेक्टिव प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 27,000 फॉर 12 मंथ्स। ऑफलाइन कोचिंग में आपको देने पड़ते हैं लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए एक साल के, ठीक है। वहीं ये कोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है केवल 27,000 में। और अगर आप जस्ट नाउ 11th में एंटर हुए हैं, दैट इज अगर आप 11th एंट्रेंट है और जेई के लिए आपको पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यू गो फॉर 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल का आप कोर्स लीजिए। उसमें आपका 11th 12th सारा कुछ बहुत अच्छे से कवर होगा, रेगुलर टेस्ट होंगे, सब रिवीजन अच्छे से होगा, ठीक है। और आपके डाउट्स भी ऑन द रेगुलर बेसिस आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आप 24 मंथ्स का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो उसका प्राइस होता है, बेसिक प्राइस होता है 36,000। बट अगेन इफ यू यूज द कोड RYD1 तो आपको उस पर 10% का ऑफ मिलेगा और इफेक्टिव प्राइस जो है वो हो जाएगा 32,400। तो चलिए अब आज के जो अपना लेक्चर है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक बार में पूरा रिवाइज करते हैं। जो भी जेई के हिसाब से आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक्स है उनको एक बार में हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला एक सवाल होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अगर इस टाइप की कोई फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स या फिर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, ये चलती जाए कहां तक, लेट से ए वन एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म ए नॉट तक, जहां पे आपके जो ए एन माइनस वन एंड टिल ए नॉट जो है ये सारे के सारे रियल नंबर्स हो, ए एन जीरो ना हो
an अगर 0 हो गया तो देखिए बेसिकली डिग्री जो है अपनी पॉलिनोमियल की वो रिड्यूस डिग्री हो जाती है। एंड लास्टली n एक होल नंबर अगर हो तो इसको हम बोलते हैं fx is said to be a polynomial of degree n that is डिग्री इसकी क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी ना इस पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी वो ही इसकी डिग्री हो जाएगी। देन fx is said to be a polynomial of degree n with real coefficients। और अगर सिर्फ एक चेंज अगर कर दें, इफ ये जो आपके कोफिशिएंट्स है an -1 से लेके a नॉट तक, अगर ये रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं जहां पे an आपका अगेन नॉट इक्वल टू 0 है एंड जो n है एक होल नंबर है, तो ये जो पॉलिनोमियल होती है इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है अपना कोई भी एक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेसिकली एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 2 हो जाए तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर हम लिखते हैं तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when a is not equal to 0। अगर a 0 हो गया तो देख लीजिए एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा और क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का अपने पास कोई एक एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको इक्वेट कर देते हैं जीरो को, इफ वी इक्वेट दिस टू इक्वल टू 0 तो ये जो अपने पास एक इक्वेशन बनती है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? तो बेसिकली सबसे पहले मैं अगर बात करूं पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के उतने ही रूट होंगे जितनी उसकी डिग्री है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल के उतने ही रूट होंगे जितनी उसकी डिग्री है। बेसिकली अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो होंगे 2। ठीक है, तो ये बात थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट हम चलते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। तो बेसिकली आप बचपन से आइडेंटिटीज पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेसिकली आइडेंटिटी वो एक इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन which is true for all real values of x, एक ऐसी इक्वेशन जो x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होती है। तो बेसिकली अगर मैं आपके पास एक इक्वेशन लिख दूं इस तरह की पॉलिनोमियल इक्वेशन an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस टिल सो ऑन टिल a नॉट इक्वल टू 0, तो ये आइडेंटिटी कब होगी? जब इसके मोर देन n रूट्स हो जाए, या कहीं आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि एक n डिग्री पॉलिनोमियल आपको दिया हो और उसके नंबर ऑफ रूट्स मोर देन n दिए हो, तो वो एक आइडेंटिटी होगी। सो दिस विल बी एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कब होगी? दिस विल बी एन आइडेंटिटी इफ जब अपने सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल टू 0 आ जाएं, an माइनस 1 an माइनस 2 एंड सो ऑन टिल a1 एंड a नॉट, इन सभी की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ये एक आइडेंटिटी हो सकती है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है, कोई एक हमें एक्सप्रेशन दे देंगे, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया और हमसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई वेरिएबल दे देंगे कि उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन एक आइडेंटिटी हो या इट विल हैव मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मोर देन 2 रूट्स तभी होंगे जब वो एक आइडेंटिटी हो। उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें सभी कोफिशिएंट्स को 0 को इक्वेट करना है और जिस वैल्यू के लिए सारे के सारे साइमल्टेनियसली 0 आ जाए वो वैल्यू अपनी p की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू या जो भी वेरिएबल उसमें क्वेश्चन में दिया हो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसके लिए वो एक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी
होगा। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो अपने पास आती है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली मान लीजिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। तो सबसे पहले अगर हम लिखें सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू अपने पास होती है माइनस ऑफ बी बाई ए। नेक्स्ट इज अगर हम लिखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू अपने पास होती है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और उसकी वैल्यू आती है अपने पास सी बाई ए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ हो तो आप उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस गिवन हो आपको एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन हो p, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसके बाद आता है अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से भी बहुत बार अपने पास क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं जेई में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में बेसिकली क्या होता है, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेट्स से ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसके रूट्स आपको गिवन है लेट्स से अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्वेश्चन दे दिया होगा कि फाइंड इक्वेशन विद रूट्स, तो लेट्स से अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, ऐसे आपको एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। तो बेसिकली हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का मेथड जो है वो उसी टाइम अप्लाई करेंगे जब यहां पे अपने पास सिमेट्रिक चेंज आ रहा हो। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो मेथड ये है कि आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, ठीक है, और दूसरा मेथड ये बता देता हूं मैं आपको, ये तभी यूज करना है आपको जब सिमेट्रिक चेंज आ रहा हो, यानी कि जो चेंज पहले रूट में आया, बेसिकली पहला रूट अल्फा था वो अल्फा प्लस 1 कर दिया गया, सेकंड रूट बीटा था वो बीटा प्लस 1 कर दिया गया, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स में सेम चेंज आया हो। तो हम क्या करते हैं, हम अल्फा प्लस 1 को लेंगे y और यहां से हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में। तो अल्फा अपने पास आ गया y माइनस 1। अब इस अल्फा की वैल्यू को उठा के हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है जो हमें ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा थे। तो वहां पे अपने पास आ जाएगा a इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें तो ये अपने पास आ जाएगी a इंटू वाई स्क्वायर प्लस b माइनस 2a इंटू वाई एंड लास्टली प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो इसी तरह अगर सिमेट्रिक चेंज आ रहा हो रूट्स में तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का ये शॉर्ट ट्रिक मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग अहेड हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मान लो आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हो n डिग्री की, लेट्स से an x रेज़ टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन टिल a1x प्लस a नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है डिग्री n की। तो इसके जो रूट्स होंगे, लेट्स से रूट्स आर, इसके रूट्स मान लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 टिल अल्फा n रूट्स होंगे सिंस ये n डिग्री इक्वेशन है। तो फर्स्ट थिंग सम ऑफ रूट्स अगर हम लिखें, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेके अगर हम अल्फा n तक का सम लिखें तो वो बेटा अपने पास आता है माइनस ऑफ an माइनस 1 बाई an। ठीक है, सेकेंड चीज अगर हम लिखें प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3, और इसी तरह से कोई भी दो रूट्स का हम प्रोडक्ट करके और सबका सम कर लें, लास्टली अल्फा n माइनस 1, इस तरह से अगर हमें निकालना हो तो इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 से। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो अपने पास आ जाती है an माइनस 2 डिवाइडेड बाई an। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 3 रूट्स एट अ टाइम प्रोडक्ट करके सबका सम करें दैट इज समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अगर हम करते हैं
तो वो अपने पास अगेन आ जाएगा माइनस ऑफ ए एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन दैट इज ए एन। और ये सिलसिला इसी तरह चलते रहेगा। फाइनली अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज आपको पूछा हो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 टिल अल्फा एन, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास आता है माइनस 1 रेज टू पावर एन, एन जहां पे जो अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी डिग्री होगी इंटू ए नॉट बाई ए एन। तो इससे हम डायरेक्टली जो अपने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स है फॉर एनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन उसके लिए हम ये बता सकते हैं। ठीक है, सो अब मूविंग अहेड, अब अपने पास आता है नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ओके, सो नेचर ऑफ रूट्स में लेट से अपने पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे अगेन हमें गिवन है ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी हमें रियल दिए हुए हैं और ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दी हुई है, तभी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, लेट से डिस्क्रिमिनेंट इसका जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर अब डी की वैल्यू 0 आ जाए, दो केस हो सकते हैं, या तो डी की वैल्यू 0 आ सकती है या तो डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ सकती है। तो अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन जो अपना लेफ्ट साइड में बनेगा, एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में ये इस तरह से भी पूछा जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, व्हेन विल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और व्हेन विल इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 कर देना है। और इस केस में जो रूट्स आते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट जो है बेटा वो आ जाते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 हो जाता है। नेक्स्ट, अगर डी इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें मिलते हैं अनइक्वल रूट्स। ठीक है, बेसिकली हम रियल एंड इमेजिनरी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर डी इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये अनइक्वल रूट्स है। अब इसमें भी दो केस होता है कि अनइक्वल टू 0, एक तो लेस देन 0 हो सकता है एंड एक ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो बेसिकली जब डी लेस देन 0 हो जाए, आपका डी लेस देन 0 है, पहली थिंग मैंने आपको बता रखी है ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो यहां पे जो रूट्स आएंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, अनइक्वल तो वो पहले से ही है, इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी में विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो अगर आपके पास d लेस देन 0 आ रहा है और आपको एक रूट अगर मिल रहा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, लेट से इफ वन रूट इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो अदर रूट आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि वो क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो ये केस है जब d अपना लेस देन 0 हो जाए। अब व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब d ग्रेटर देन 0 है और a b c रियल नंबर्स हैं, तो रूट्स आएंगे अपने पास रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, अब d ग्रेटर देन 0 में भी फर्दर कंडीशंस बन जाती है अपने पास। पहली कंडीशन है कि अगर a b एंड c जो है वो रैशनल हो जाए, a b c रैशनल हो जाए, ठीक है, और d अपना है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, a b c आर रैशनल और d परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं, तो रूट्स रैशनल आते हैं हमेशा, रूट्स आर रैशनल। देखिए, रियल एंड अनइक्वल तो ये पहले ही हो चुके हैं, अब यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि रूट्स रैशनल है। ठीक है, अगेन इफ ए बी सी आर रैशनल, ए बी सी रैशनल है और डी क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो जो रूट्स आएंगे, रूट्स आर इररेशनल। रूट्स इरेशनल होंगे और वो भी इस फॉर्म में होंगे, अगर एक रूट आपके पास p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट होगा p माइनस रूट। ठीक है बेटा, तो ये केस क्या हो गया, जब अपने पास ए बी सी तो है रैशनल एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें एक और केस फर्दर आ जाता है अपने पास कि ए बी सी रैशनल है, डी परफेक्ट स्क्वायर है, एंड अगर लीडिंग कोफिशिएंट अपने पास 1 है, इफ लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और b और c आपके इंटीजर्स हैं, b एंड c आर इंटीजर्स, तो रूट्स आपके इंटीग्रल्स आ जाते हैं, रूट्स आर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये था बेसिकली अपना नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो
और आपको उसका नेचर ऑफ रूट्स पूछा हुआ हो तो आप डायरेक्टली उसका नेचर ऑफ रूट्स इन सब चीजों से देख के बता सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट आता है अपने पास ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो लेट से आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली इसका ग्राफ दो टाइप से बनता है, या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा या वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, अब वो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडिंग कोफिशिएंट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, एंड इफ a इज लेस देन 0 तो पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और जो तीन चीजें जो इसमें ध्यान रखने वाली हैं कि पैराबोला की वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होगी वो हमेशा फिक्स्ड होती है, उसकी x कोऑर्डिनेट होगी आपकी माइनस बी बाई 2a एंड y कोऑर्डिनेट होगी माइनस डी बाई 4a। दैट इज अगर ये अपवर्ड पैराबोला बनता है तो ये जो वर्टेक्स है इस पैराबोला की होगी माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। एंड अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला भी बनता है तो ये वर्टेक्स जो होगी, ये जो पॉइंट होगा, ये होगा माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ठीक है, सेकंड जो चीज आपको याद रखनी है कि इसका जो ग्राफ विल कट y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, तो आप x की वैल्यू 0 डाल दीजिए। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो अपने पास आ जाएगा 0, c। तो ग्राफ y एक्सिस को 0, c पे कट करता है। ठीक है, एंड थर्ड कि ग्राफ x एक्सिस को कट करता है या नहीं करता, तो इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं। बेसिकली अगर ग्राफ आपकी x एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करता है, इफ ग्राफ कट्स x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। रियल एंड अनइक्वल रूट्स, दैट इज उसका जो d होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो आएगा ग्रेटर देन 0, चाहे वो केस a ग्रेटर देन 0 का हो, चाहे वो केस a लेस देन 0 का हो। अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है यानी कि आपको दो डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा आपको मिल जाएंगे। सेकंड सब केस इसका जो आ जाता है कि अगर ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा हो, इफ ग्राफ टचेस द x एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली, अगर एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है तो बेसिकली वो ग्राफ इस टाइप का बन सकता है आपका, यानी कि वो जो पॉइंट टच करेगा वो वर्टेक्स वाला ही पॉइंट जो है इसका हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ टच कर सकता है। दिस इज द केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, और ये केस जब होगा जब a लेस देन 0 हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, और इसमें जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आता है वो आता है इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड सब केस है आपका इफ ग्राफ डज नॉट कट x एक्सिस। अगर ग्राफ आपका x एक्सिस को टच नहीं करता है तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स, एंड दैट इज उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आएगा। और जो इसका डायग्राम है वो या तो इस केस का बनेगा फॉर a ग्रेटर देन 0, इस तरह से बन जाएगा, एंड इफ a इज लेस देन 0 तो वो डायग्राम जो है वो इस तरह से बन जाएगा। x एक्सिस को टच नहीं करेगा, या तो वो ऑलवेज ऊपर लाई करेगा या तो वो ऑलवेज नीचे लाई करेगा। तो यहां से आप एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर आपके कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं तो आइदर इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव कब रहेगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव कब रहेगा, जब लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज a लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मूविंग अहेड, आगे आता है अपने पास रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो बेसिकली इसके दो केसेस में हम पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको डोमेन, इफ डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, इफ डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, अगर ऑल रियल नंबर्स की हम बात करें तो जो आपका ग्राफ है मींस लेट से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कोई एक्सप्रेशन है जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड a b एंड c आर रियल नंबर्स, a b c रियल है। तो जो इसका ग्राफ बन सकता है या तो वो इस तरह से बन सकता है,
या वो इस तरह से बन सकता है। तो बेसिकली अगर मैं a ग्रेटर देन 0 की बात करूं, फॉर a ग्रेटर देन 0, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो इसके वर्टेक्स पे आएगी, और जो अपना fx है उसकी रेंज आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस डी बाई 4a, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, ये इंफिनिटी। ठीक है। सेकंड केस, जब a लेस देन 0 हो जाए, तो यानी जो वर्टेक्स है ये हाईएस्ट पॉइंट होगा ग्राफ का, तो सेकंड केस इसी में इफ a इज लेस देन 0, तो रेंज आएगी, जो अपना जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस डी बाई 4a तक। बेसिकली ये जो पॉइंट है अपने पास, ये आता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, और रेंज हम क्या कैसे देखते हैं, हम y कोऑर्डिनेट से रेंज बताएंगे ग्राफ की। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ y इसकी आ रही है माइनस डी बाई 4a, और मैक्सिमम वैल्यू जा रही है इंफिनिटी तक फॉर a ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे भी ये आ जाएगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो सेकंड केस में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y हमें मिल रही है वो मिल रही है माइनस डी बाई 4a, तो रेंज जो इसकी हो जाएगी वो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस डी बाई 4a तक। तो ये था अपने पास पहला केस, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। सेकंड केस, इफ डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड, अगर इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, दैट इज आपको बोल दिया गया कि x बिलोंग कर रहा है आपसे आपके x1 से लेके x2 के बीच में। अगर x x1 से लेके x2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो इसके दो केस हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज इफ माइनस बी बाई 2a बिलोंग्स टू, या फिर हम लिख ले इफ माइनस बी बाई 2a डज नॉट बिलोंग्स टू x1 टू x2। अगर माइनस बी बाई 2a x1 से x2 के बीच में बिलोंग नहीं करता, तो आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी जो रेंज आ जाती है वो आ जाती है मिनिमम ऑफ f ऑफ x1 कॉमा f ऑफ x2। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू हो वो तो आपके fx की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वही, इन दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हुई वो आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो है आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड केस इसमें आता है कि इफ माइनस बी बाई 2a, अगर माइनस बी बाई 2a बिलोंग कर जाता है x1 से लेके x2 के बीच में, दैट इज x1 मान लीजिए यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, तो माइनस बी बाई 2a अगर बिलोंग कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू इसमें इस केस में कितनी आ जाएगी, माइनस डी बाई 4a। और इफ x1 इधर है और x2 इधर है तो इस केस में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a आ जाएगी। तो अगर मैं दोनों केसेस को कंबाइन करके लिख दूं तो fx की जो रेंज आएगी वो आ जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ, आप देख लेंगे f ऑफ x1 की मिनिमम आ रही है, या f ऑफ x2 की मिनिमम आ रही है, या माइनस डी बाई 4a की मिनिमम आ रही है। इन तीनों में से जो मिनिमम होगी वो तो इसकी रेंज की स्टार्टिंग होगी, एंड इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ऑफ अगर आप निकालें f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड माइनस डी बाई 4a, तो वो आपको इसकी रेंज दे देगा। ठीक है। तो हमने देख लिया रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं। अगर डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो तो a के साइन पे डिपेंड करेगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0 माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी, इफ a इज लेस देन 0 माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई 4a। इफ डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड तो हम देखेंगे माइनस बी बाई 2a क्या उन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है तो हम निकाल लेंगे मिनिमम ऑफ f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड माइनस डी बाई 4a, एंड मैक्सिमम भी निकाल लेंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो रेंज की स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगा फाइनल पॉइंट। एंड नेक्स्ट, अगर माइनस बी बाई 2a बिलोंग नहीं करता x1 से x2 में, तो रेंज जो अपने पास आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी मिनिमम ऑफ fx1 fx2 टू मैक्सिमम ऑफ fx1 fx2। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आता है अपने जेई से रिलेटेड, और बहुत बार इससे एडवांस में भी और मेंस में भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये जेई के क्वेश्चंस के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लोकेशन ऑफ रूट से हमसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट केस है बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। एक कोई भी आपके पास एक कांस्टेंट k दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि अगर दोनों रूट्स k से बड़े हैं, तो बेसिकली इसके दो केस हो सकते हैं। या तो ग्राफ आपका इस तरह से बन जाए, या ग्राफ आपका इस तरह से बन जाए। ये केस होगा जब a लेस देन 0 होगा, ये केस होगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे k अगर दोनों रूट से छोटा है तो k इधर लाई कर रहा होगा और इसमें इधर लाई कर रहा होगा। लेट्स से दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। यहाँ पे ये आपका पहला रूट अल्फा है एंड ये आपका दूसरा रूट बीटा है। इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो दो रूट्स हो सकते हैं
या तो वो इक्वल भी हो सकते हैं या तो वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो रूट्स रियल होने चाहिए। तो जो फर्स्ट कंडीशन यहां से आती है वो आती है डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या आएगी? सेकेंड कंडीशन अगर हम माइनस बी बाई टू ए देखें, ये जो पॉइंट आएगा अपने पास माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए आएगा। सिमिलरली यहां पे भी जो ये पॉइंट आएगा ये आएगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ठीक है, तो अब अगर k की वैल्यू देखें तो ये हमेशा माइनस बी बाई टू ए से छोटी रहेगी इस केस में। सो k विल ऑलवेज बी लेस देन माइनस बी बाई टू ए। एंड थर्ड, अगर आप इस केस में देखें f ऑफ k ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, इस केस में देखें तो f ऑफ k लेस देन जीरो आ रहा है। अब अगर हम इनको कंबाइन करके लिखना चाहें तो अगर मैं a इंटू एफ ऑफ के निकालता हूं इस केस में, a इंटू एफ ऑफ के वो हो जाएगा अपने पास अब ग्रेटर देन जीरो। और इस केस में भी अगर हम a इंटू एफ ऑफ के देखते हैं तो वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन जो कंबाइंड लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a इंटू एफ ऑफ के विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर इन तीनों का आप इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी जिसके लिए जो दोनों रूट्स हैं जो k से ग्रेटर होने चाहिए। नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड केस आता है कि बोथ रूट्स लेस देन k, बोथ रूट्स आर लेस देन k। तो बोथ रूट लेस देन k के लिए भी कुछ इसी तरह से डायग्राम हम बना लेंगे। लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और अब k जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा दोनों रूट्स के। और जो सेकंड केस है a लेस देन जीरो वाला, उसके लिए भी k जो है यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन विल अगेन रिमेन सेम कि रूट जो है वो रियल एंड सबसे पहले रियल रूट्स आने चाहिए, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जो सेकंड केस है, अब यहां पे माइनस बी बाई टू ए विल ऑलवेज बी लेस देन की और के, और यहां पे भी माइनस बी बाई टू ए विल ऑलवेज बी लेस देन के। तो यहां पे जो अपनी सेकंड कंडीशन है कि माइनस बी बाई टू ए विल ऑलवेज बी लेस देन के। ठीक है, द ओनली चेंज जो इन दोनों पार्ट्स में या इन दोनों केसेस में आएगा वो यही आएगा कि माइनस बी बाई टू ए जो है वो लेस देन के हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट जो हमने ऊपर जैसे निकाला था वही का वही जो है थर्ड इसकी कंडीशन आ जाती है a इंटू एफ ऑफ के विल बी ग्रेटर देन जीरो। एंड फाइनली अगर आप इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो इनका इंटरसेक्शन आपको वो कंडीशन दे देगा जिसके लिए इसके दोनों के दोनों रूट जो है k से लेस देन होंगे। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग अहेड, जो अपने पास तीसरा केस आता है, तीसरा केस आता है इफ k लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, इफ k लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। तो इसमें अपने पास डायग्राम कैसे बन सकता है? अगर a ग्रेटर देन जीरो हो इस तरह से k यहां पे होगा, और अगर a लेस देन जीरो हो तो k यहां पे होगा। और a ग्रेटर देन जीरो ये डायग्राम हो गया, a लेस देन जीरो ये डायग्राम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर k दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है यानी कि दोनों के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दैट इज d मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और जो सेकंड केस है वो क्या होगा? अगर यहाँ पे आप f ऑफ k की वैल्यू देखें तो वो लेस देन जीरो आ रही है, और यहाँ पे आप f ऑफ k की वैल्यू देखें, यहाँ पे f ऑफ k की वैल्यू इज लेस देन जीरो, और यहाँ पे f ऑफ k की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो। तो अब इन दोनों कंडीशन को हम किस तरह से कंबाइन करेंगे? अगेन अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें f ऑफ k को तो a इंटू एफ ऑफ k इन दिस केस इज लेस देन जीरो, और यहाँ पे भी अगर आप a इंटू एफ ऑफ k देखेंगे तो वो लेस देन जीरो आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन यहां से आ जाती है a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन जीरो। अब माइनस बी बाई टू ए के बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि के यहां पे भी लाई कर सकता है, के यहां पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो ओनली दो रिक्वायर्ड कंडीशन जो इसके लिए आती है इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे और वो अपने को रिक्वायर्ड कंडीशन दे देगा इफ के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। नेक्स्ट फोर्थ, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। अगर k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा हो तो इसके दो दो केसेस पॉसिबल है। फर्स्ट केस तो इस तरह से हो सकता है कि जो पहला रूट है वो k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है, व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो हम बात कर रहे हैं, या तो दूसरा रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा हो, तो ये है व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो। अदर जो केसेस पॉसिबल है वो है कि इफ a इज लेस देन जीरो और फिर इस तरह से k1 k2 इस तरह लाई कर रहे हो और वन रूट सेकंड रूट इसमें लाई कर रहा हो और इसमें फर्स्ट रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा हो। तो बेसिकली सबसे पहले तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन दैट वी गेट फ्रॉम हियर इज d मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे f ऑफ k1 निकालें और इंटू एफ ऑफ k2 तो यहाँ पे भी f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 आपके पास लेस देन जीरो आता है।
यहाँ पे भी अगर आप करेंगे एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू, वो भी आपके पास लेस देन जीरो आएगा। सेम यहाँ पे भी एफ ऑफ के वन अगर आप देखें इंटू एफ ऑफ के टू अगर आप देखें तो वो भी लेस देन जीरो आ रहा है। और फोर्थ केस में भी एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू, वो भी लेस देन जीरो आ रहा है। तो फाइनली हम चारों को कंबाइन करके सिर्फ एक ही चीज लिख सकते हैं कि इफ एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू इज लेस देन जीरो तो एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो एग्जैक्टली एक रूट जो है वो लाई करेगा के वन एंड के टू के बीच में। तो फाइनली इन दोनों कंडीशन का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी फॉर एग्जैक्टली वन रूट टू लाई बिटवीन के वन एंड के टू। नेक्स्ट जो केस आता है अपने पास, दैट इज फिफ्थ केस, बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2। अगर बोथ रूट्स k1 एंड k2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो ये केस इस तरह से हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है इस तरह से। फर्स्ट केस इज व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो और सेकंड केस इज व्हेन a इज लेस देन जीरो। सो k1 एंड k2 यहां पे लाई करेंगे, k1 विल बी हियर एंड k2 विल बी हियर। इसमें भी k1 विल बी हियर एंड k2 विल बी हियर। ऑलराइट, और अब यहां पे हमें देखना है कि बोथ रूट्स कैन बी इक्वल ऑल्सो, क्योंकि इक्वल हुए तो भी वो दोनों k1 एंड k2 के बीच में लाई करेंगे, इधर भी इक्वल हुए तो भी वो k1 एंड k2 के बीच में लाई करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो जो आ जाती है अपने पास वो आती है d मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब सेकंड केस अगर हम बात करें माइनस बी बाई टू ए की, सो माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, ये जो पॉइंट है वो यहां कहीं लाई करेगा। तो माइनस बी बाई टू ए विल ऑलवेज बी बिटवीन k1 एंड k2 फॉर द फर्स्ट केस, और सिमिलरली माइनस बी बाई टू ए विल ऑलवेज बी बिटवीन k1 एंड k2 फॉर द सेकंड केस ऑल्सो। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं कि k1 विल बी लेस देन माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस बी बाई टू ए विल अगेन बी लेस देन k2। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करते हैं एफ ऑफ k1 की, तो ये एफ ऑफ k1 आता है ग्रेटर देन जीरो एंड एफ ऑफ k2 आता है अपने पास ग्रेटर देन जीरो। इसमें अगर हम बात करते हैं एफ ऑफ k1 आता है अपने पास लेस देन जीरो एंड एफ ऑफ k2 आता है अपने पास अगेन लेस देन जीरो। तो अगर हम इनको कंबाइन करके लिखना चाहें तो इस पूरी चीज को हम कंबाइन करके दो स्टेप में लिख सकते हैं कि a इंटू एफ ऑफ k1 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड a into f of k2 will also be always greater than zero। अब जो इन कंडीशंस के साथ हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज कंडीशंस, हमें मिल जाएगा अपना रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू लाई बिटवीन k1 एंड k2। ठीक है, एंड लास्टली सिक्स पार्ट, इफ k1 k2 लाई बिटवीन बोथ द रूट्स। अगर दो आपके पास नंबर है k1 k2 तो वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो वो इस तरह से बन सकता है। फर्स्ट ये आपके दो रूट्स आ गए, यहां पे कहीं k1 और k2 हो जाए, या तो अगर a लेस देन जीरो हो जाए तो k1 इधर आ जाए और k2 इधर आ जाए। तो दिस इज फॉर a ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज फॉर a लेस देन जीरो। तो सबसे पहले तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो दैट इज d मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। हम कंबाइंड कंडीशन लिख रहे हैं दोनों के लिए, d मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पे अगर हम देखें f ऑफ k1 जो आएगा लेस देन जीरो आएगा एंड f ऑफ k2 आएगा वो भी लेस देन जीरो आएगा। इसमें अगर हम देखें f ऑफ k1 ग्रेटर देन जीरो आएगा और f ऑफ k2 वो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर हमें इनको कंबाइन करके लिखना है तो अगेन हम a से मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन यहां पे जो आएगी a इंटू एफ ऑफ k1 मस्ट ऑलवेज बी लेस देन जीरो एंड थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ k2 will also be always less than zero। अब माइनस बी बाई टू ए के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि लेट्स से k1 एंड k2 बोथ दे लाई हेयर, तो हम माइनस बी बाई टू ए के बारे में बात नहीं कर सकते। इतनी जो कंडीशन है दे आर सफिशिएंट टू से दैट k1 एंड k2 बोथ लाई बिटवीन बोथ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो यहां से इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे एंड इसका इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो मिल जाएगी फॉर बोथ k1 एंड k2 टू लाई बिटवीन बोथ द रूट्स। तो यहां पे खत्म होता है लोकेशन ऑफ रूट्स। अब लोकेशन ऑफ रूट्स पे हमसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं। पॉजिटिव रूट्स, तो पॉजिटिव रूट्स दैट इज बोथ रूट्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरह से बहुत सारे जो टाइप्स के क्वेश्चन है वो बन सकते हैं और जेई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल नहीं हर दूसरे तीसरे साल एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें पक्का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर देखा जाए तो। अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का जो अपने पास आता है वो आता है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स तो बेसिकली लेट से अपने पास दो इक्वेशन है, a1 x स्क्वायर
plus b1x a1x square plus b1x plus c1 equal to 0. Let's say this is your equation 1, and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0. This is your second equation. First case is when both roots are common. जब दोनों के दोनों roots common हो जाए, when both roots are common. जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो बेसिकली ये सिंपल सी अंडरस्टैंडेबल चीज है दैट द इक्वेशंस विल बी सिमिलर. दोनों इक्वेशन जो है वो सिमिलर होंगी. दैट इज a1 अपॉन a2 आपका इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, एंड फाइनली विल बी इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो फॉर बोथ रूट्स टू बी कॉमन, ये जो है अपने पास कंडीशन जो आ जाती है. कोई भी दो इक्वेशन अगर a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 दिया हुआ हो. सेकंड, इफ ओनली वन रूट इज कॉमन, इफ ओनली वन रूट इज कॉमन, तो इसके लिए जो कंडीशन आती है बेटा वो आ जाती है a1c2 माइनस a2c1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस b1a2. और इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं. आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए, कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी. अब इससे मेरा मतलब क्या है, देखिए a1 a2 आप इस तरह से लिख दो, b1 b2 आप इस तरह से लिख दो, एंड c1 c2 आप इस तरह से लिख दो. a1 a2 के ऊपर आप लिख दो कैपिटल A, b1 b2 के ऊपर आप लिख दो कैपिटल B, c1 c2 के आप ऊपर लिख दो कैपिटल C. जब आप बी स्क्वायर इवेलुएट करेंगे तो इस वाली लाइन को आप एक बार हाइड कर दीजिए. इस वाली लाइन को हाइड करने के बाद जो बचता है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप ले लें, दैट इज a1 c2 एंड माइनस a2 c1, और उसका होल स्क्वायर विल बी गिव यू b स्क्वायर. ठीक है. अब जब आपको a निकालना है तो आप a वाली लाइन को हाइड करके b1 c2 माइनस c1 b2 कर सकते हैं. एंड लास्टली जब आपको c वाला निकालना तो आप c वाली लाइन को हाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2. तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है या तरीका कह सकते हैं इसको याद करने का. अब कई बार हमें कॉमन रूट भी निकालना पड़ सकता है. तो हाउ टू फाइंड द कॉमन रूट, तो उसका बेसिकली एक तरीका है, आप क्या करिए, जो दोनों इक्वेशन है उसके एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को सेम बना दीजिए. दैट इज अगर हम पहली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग 1 बाई a2, तो अपने पास क्या बन जाएगा a1 a2 x स्क्वायर प्लस b1 a2 x प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0. आप सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए a1 से, तो आपके पास बन जाएगा a1 a2 x स्क्वायर प्लस b2 a1 x प्लस c2 a1 इक्वल्स टू 0. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तो आपके पास ये x स्क्वायर वाली टर्म्स डायरेक्टली कैंसिल हो जाती है, और यहां से x के साथ आपके पास आएगा b1 a2 माइनस b2 a1, और राइट हैंड साइड अगर आप इस पूरी चीज को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो आपके पास आएगा c2 a1 माइनस c1 a2. तो यहां से x की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं. तो फाइनली ये जो कॉन्सेप्ट होता है आपका कॉमन रूट्स का होता है, और इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है अपने पास जेई में पूछे जाते हैं, और बहुत कंटिन्यूअसली जेई एडवांस में बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछे जा चुके हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था. तो हमने ट्राई किया कि हम एक एक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको रिवाइज करवा दें इन अ शॉर्ट टाइम स्पेन एज पॉसिबल. तो आपको कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करना हो, आप इस वीडियो को खोल के देख सकते हैं. इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट जो है हमने कवर करने की कोशिश की हुई है. तो आई होप कि ये जो आपको कंटेंट है ये पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा. तो अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा भी हेल्प किया या आपको ऐसा और कंटेंट फर्दर चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना है तो यू कैन यूज माय कोड RYD1 टू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन व्हाटएवर कोर्स यू आर लुकिंग फॉर. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे.